हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छी होंगी और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर साउंड को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज हम इसके आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज का आपका पहला प्रश्न है, द साउंड फ्रॉम अ मॉस्किटो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इट वाइब्रेट्स इट्स विंग एट एन एवरेज ऑफ 500 वाइब्रेशन पर सेकंड। एक मॉस्किटो है, एक मच्छर है, उसके जो पंख है वो क्या करता है, अपने पंखों को वाइब्रेट करता है। ठीक है, अपने पंखों को क्या करता है, कंपित करता है या वाइब्रेट करता है। और किस तरीके से, 500 वाइब्रेशन प्रति सेकंड, यानी 500 कंपन प्रति सेकंड। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन। आपको बताना है कि वाइब्रेशन का टाइम पीरियड क्या है, यानी जो आपका वाइब्रेशन है या कंपन है उसका आवर्त काल क्या है। आपको ये कहा गया है कि प्रति सेकंड जो है आपका जो मॉस्किटो है, मच्छर है, वो कितना वाइब्रेट करता है। तो 500 दिया गया, यानी कि आपको बेसिकली यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी दी गई है। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन, यानी दोलनों की संख्या दी गई है प्रति सेकंड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन 5, यानी कंपन की संख्या। ठीक है, तो 500 दी गई है। इसके बाद टाइम आपको दिया गया है, टाइम टेकन, समय कितना लिया गया है, 1 सेकंड। ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन आपको दिए गए हैं, टाइम कितना लिया है, 1 सेकंड। आपको क्या लगाना है, क्या निकालना है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल। आवर्तकाल आपको निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। तो आपका आ जाएगा ऊपर टाइम यानी समय 1 सेकंड है, अपॉन 500। ठीक है, कंपन की संख्या कितनी है, 500, नीचे आपका 500 आ जाए। ठीक है, इस तरीके से आपका आवर्तकाल निकलेगा। तो आपका जो आंसर आएगा यानी आवर्तकाल आएगा वो 0.002 सेकेंड आ जाए। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका आवर्तकाल आ जाएगा। तो टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन इज 0.002 सेकेंड। कंपन का आवर्तकाल 0.002 सेकेंड। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आप इसे नोट डाउन करेंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है,
आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड इन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। यानी आपको ये बताना है कि जो निम्नलिखित इंस्ट्रूमेंट है इनमें कौन सा भाग वाइब्रेट करता है, कंपन करता है। पहला है ढोलक, दूसरा है सितार, तीसरा है फ्लूट। ठीक है, तो आपके पास दिए गए हैं ढोलक, सितार और फ्लूट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ढोलक की। तो जैसे कि आप जानते हैं, आपने देखा होगा ढोलक कैसा होता है, कुछ इस तरीके की शेप का। ठीक है, और आप ये जानते हैं कि जो इसके ये दो हिस्से होते हैं, ये यहाँ पे क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, यानी झिल्ली होती है, जिसको हाथों से जो है कंपित किया जाता है, वाइब्रेट किया जाता है, जिससे ये साउंड प्रोड्यूस करती है, ध्वनि उत्सर्जित करती है। तो बेसिकली जब भी हम ढोलक की बात करते हैं तो ढोलक में जो मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, ये वाइब्रेट करती है, ये कंपन करती है, ये खींच के लगाई रहती है, और जैसे ही हम इसे हाथों से बजाते हैं या पीटते हैं, ये वाइब्रेट करने लग जाती है, जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है, यानी ध्वनि उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट हम अगर सितार के बारे में बात करें तो सितार में क्या होता है, जो आपका सितार होता है, सितार में आप ये जानते हैं कि बहुत सारी तारें होती है, स्ट्रिंग होती है जो खिंची हुई हो, और ये जो खिंची हुई स्ट्रिंग होती है, ये जो खिंची हुई तारें होती है, इनको खींचा जाता है, प्लग किया जाता है, जिससे ये वाइब्रेट होने लग जाता है, और जैसे ही ये वाइब्रेट होती है तो ये साउंड को प्रोड्यूस करती है। यानी अगर हम सितार की बात करें तो सितार में जो आपका वाइब्रेटिंग पार्ट है वो स्ट्रेच स्ट्रिंग है। ठीक है, यानी खींची हुई तार। तो यहाँ पे आप आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे। पहले आप लिखेंगे ढोलक, इट कंसिस्ट ऑफ अ हेड विच इज अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। यानी इसपे क्या होता है, इसके जो सिरे होते हैं वहां पे स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है, खींची हुई झिल्ली होती है। Vibrations are set into these stretch string when the head is beaten gently. और जैसे ही हम इन झिल्लियों को हाथों से पीटते हैं तो क्या होता है, ये जो झिल्ली है वो वाइब्रेट करने लग जाती है, कंपन करने लग जाती है। These vibration produces sound and thus ढोलक produces sound. और ये जो वाइब्रेशन है, ये जो कंपन है, ये क्या करती है, ध्वनि उत्सर्जित करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है, जिस कारण जो आपका ढोलक होता है वो ध्वनि उत्सर्जित करता है। यानी ढोलक में जो वाइब्रेटिंग पार्ट है वो कौन सा होता है, आपका मेम्ब्रेन होता है। लेकिन आपने ये भी पढ़ा है कि जब भी कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ध्वनि उत्सर्जित करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, तो वो सिर्फ मेम्ब्रेन या स्ट्रिंग के वाइब्रेशन से या उसके उस भाग के कंपन से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि पूरे के पूरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से होता है। ठीक है, जो पूरा का पूरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उससे वो ध्वनि उत्सर्जित होती है, वो साउंड प्रोड्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम भाग की बात करें, इस जो ये आपके पास ढोलक है इसके पार्ट की बात करें, तो जो इसका स्ट्रेच मेम्ब्रेन है वो ध्वनि उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट है आपका सितार। अब सितार में क्या, कौन से ऐसा भाग है जो ध्वनि उत्सर्जित करता है, स्ट्रेच स्ट्रिंग, खिंची हुई तार। आपने देखा होगा जैसे सितार हो गया, गिटार हो गया, वायलिन हो गया, इनमें क्या होती है, तारें खिंची हुई होती और इन्हें प्लग किया जाता है, खींचा जाता है। अगर हम सितार और गिटार की बात करें तो यहाँ पे जो तारें होती हैं, तारों को हाथों के माध्यम से खींच के वाइब्रेट किया जाता है। ठीक है, हाथों से खींचा जाता है जिससे तारें कंपित होती है और ध्वनि उत्सर्जित होती है। तो आपका जो सितार है, सितार का जो आंसर है कुछ इस तरीके से लिखेंगे, सितार इट इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। स्ट्रेच स्ट्रिंग्स आर पार्ट ऑफ इट, और इसका जो भाग है वो क्या है, खिंची हुई तार। ठीक है, आपके सितार में क्या होती है, खिंची हुई तारें होती है। वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस व्हेन द स्ट्रिंग इज प्लग्ड व्हेन प्ले। अब क्या होता है, जब हम स्ट्रिंग को, तार को खींचते हैं, उसे
खींचते तो क्या होता है, आपका जो सितार है वो खींच के या इन तारों को खींच के ही जो है बजाया जाता है। यानी ये जो तारे हैं इनको खींच के ही वाइब्रेशन प्रोड्यूस किया जाता है, जो आपका कंपन है वो उस पे उत्पन्न कराया जाता है जिससे ध्वनि उत्सर्जित होती है। These vibration produce sound, thus sitar produces sound। और ये जो कंपन है, ठीक है, ये कंपन जो है ये क्या करती है, ये ध्वनि उत्सर्जित करती है, ध्वनि उत्पन्न करती है, जिस कारण आपका जो सितार है वो ध्वनि को उत्सर्जित करता है, यानी साउंड को प्रोड्यूस करता है। अगला है आपका फ्लूइड यानी बांसुरी। अब अगर फ्लूइड की बात करें, बांसुरी की बात करें, तो आप ये जानते हैं कि जो बांसुरी होती है, ठीक है, जो आपकी बांसुरी होती है या जो फ्लूइड होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। और आपको पता है कि यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे इस तरीके से होल होते हैं या छेद होते हैं। अब ये जो होल होते हैं इनमें हम एयर प्रेशर को चेंज करके इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से ध्वनि को उत्सर्जित करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, खोखला पाइप होता है, ठीक है, हॉलो पाइप होता है, उस पे छेद बनाए जाते हैं और ये जो इसका आगे का हिस्सा है इसे जो है मुंह के पास रखा जाता है और फूंक मारी जाती है। अब आप इससे हवा का पैसेज देते हैं, इसके साथ साथ आप फिंगर से क्या करते हैं, इन होल्स को क्या करते हैं, तब अलग अलग टाइम पे अलग अलग होल को बंद करते हैं, जिससे क्या होता है, एयर प्रेशर में चेंज आता है और आपका जो ये इंस्ट्रूमेंट है ये ध्वनि उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ये हॉलो पाइप है, ठीक है, ये जो हॉलो पाइप या खोखला पाइप है इसके अंदर हवा को कंपित करके जो है ध्वनि को उत्पन्न किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो पार्ट है वो क्या है, आप इस पे हवा या जो एयर है उसे डालते हैं, अपने हाथों की मदद से एयर प्रेशर चेंजेस करते हैं, जिस कारण ये साउंड को या ध्वनि को उत्सर्जित करते हैं। सी फ्लूट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच हैज होल्स इन। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें छेद होते हैं यानी होल हो। इट इज अ हॉलो पाइप, ये एक खोखला पाइप होता है। The air inside the pipe is set into vibration when air are blown over its mouth and thus produces a pleasing sound। यानी जो एयर होती है या हवा होती है वो इस पाइप से वाइब्रेट कराई जाती है, कंपित कराई जाती है, जब हवा को इससे पास कराया जाता है और किसके माध्यम से, आप मुंह से इसमें क्या करते हैं, फूंक मार या हवा दे, ठीक है। और क्या होता है, ये एक जो है प्लीजेंट या प्रिय जो ध्वनि है वो उत्सर्जित करती है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइज, म्यूजिक, कैन म्यूजिक बिकम नॉइज समटाइम। आपसे ये कहा गया है कि शोर और संगीत में क्या अंतर है। शोर और संगीत में आपको अंतर बताना है। इसके साथ साथ आपसे ये पूछा गया है, क्या कभी संगीत शोर बन सकता है, ठीक है। तो क्या पूछा गया है, क्या कभी संगीत शोर बन सकता है। यानी आपसे ये कहा गया है कि शोर और संगीत में क्या अंतर है और क्या कभी संगीत शोर बन सकता है, ये आपसे पूछा। अब अगर हम म्यूजिक की बात करें, संगीत की बात करें, तो म्यूजिक आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से मिलता है, जैसे आपका वायलिन, पियानो, ढोलक, गिटार, सितार, तो ये क्या है, आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये ध्वनि उत्सर्जित करते हैं जब हम इन्हें वाइब्रेशन में डालते हैं यानी कंपित करते हैं। अब ये ध्वनि उत्सर्जित करते हैं और ये ध्वनियां कैसी होती है, ये सुस्वर ध्वनियां होती है, यानी
बहुत ही ज्यादा प्लीजेंट या बहुत ही ज्यादा प्रिय ध्वनियां होती हैं जो आपको एक सुखद महसूस कराती है, आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, आप बहुत ज्यादा पीसफुल महसूस करते हैं। ठीक, तो ये मोस्टली आपके जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनसे आपको मिलती है। वहीं जब हम फ्लूट की बात करते हैं, जैसे फ्लूट हो गया, पियानो हो गया, तो ये सब क्या है, आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और इन्हीं को वाइब्रेट कराकर ही म्यूजिक उत्पन्न कराया जाए। अब अगर हम बात करें शोर की यानी नॉइस की, तो नॉइस क्या होती है, अनप्लीजेंट साउंड यानी अप्रिय ध्वनि। ये अवांछित भी होती है यानी अनवांटेड होती है, क्योंकि ये जो ध्वनियां होती है ये हमें अच्छी नहीं लगती, हम नहीं चाहते कि हमारे चारों तरफ इस प्रकार की ध्वनियां हो। अब बेसिकली क्या होता है, ये जो ध्वनियां हैं ये शोर शराबे से उत्पन्न होती है। जैसे कि अगर हम रोड पे जा रहे हैं तो वहां पे ट्रैफिक है बहुत ज्यादा, गाड़ियों की आवाज आ रही है, गाड़ियों के इंजन की आवाज आ रही है, उसके हॉर्न की आवाज आ रही है, लोगों के बोलने की आवाज आ रही है, ठीक है, लाउड स्पीकर है उनकी आवाज आ रही है, तो सारी की सारी जो आवाजें हैं वो मिक्स हो जाती हैं और वो अनप्लीजेंट हो जाती है यानी अप्रिय हो जाती हैं और हमें अच्छी नहीं लगती। यानी अगर हम सुनते हैं तो हमें स्ट्रेस सा महसूस होता है, हमें बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं। यानी अगर हम नॉइस की बात करें तो ये जो नॉइस है ये क्या करती है, ये हमें अच्छा महसूस नहीं करती। अब अगर हम बात करें कि क्या कभी संगीत शोर बन सकता है, तो कभी कभी अगर आपका जो म्यूजिक है वो प्रॉपरली ना बजे या आपका इंस्ट्रूमेंट खराब हो या आप प्रॉपरली उस चीज को नहीं बजा रहे हैं, तो वो भी एक शोर का रूप ले सकता है और आपको बिल्कुल भी अच्छा जो है, ऐसी ध्वनियों को सुन के बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो। तो यानी जो आपका म्यूजिक होता है या संगीत होता है ये शोर में परिवर्तित हो जाता है। और शोर क्या होता है, ये अनप्लीजेंट साउंड होती है, अप्रिय ध्वनियां होती हैं जो अवांछित होती है और ये हमें अच्छा महसूस नहीं कराती। वहीं अगर हम म्यूजिक की बात करें, संगीत की बात करें, ये हमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से मिलती है और ये हमें अच्छा महसूस करती है। म्यूजिक इज साउंड विच इज प्लीजेंट टू हियर। म्यूजिक यानी जो संगीत है, संगीत क्या होती है, संगीत एक प्रकार की ध्वनि है। क्या है ये, ध्वनि है जो हमें अच्छी लगती है यानी सुनने में हमें प्रिय होती है। क्या होती है, प्रिय होती है, ये अच्छी लगती है। यानी संगीत क्या है, संगीत ऐसी ध्वनियां हैं जो हमें सुनने में प्रिय होती है, हमें सुनने में अच्छी लगती है। साउंड फ्रॉम फ्लूट्स, पियानो एंड वायलिन आर प्लीजेंट टू हियर। अगर हम बात करें ध्वनियों की, तो जो ध्वनियां आपको बांसुरी, पियानो या वायलिन से सुनने को मिलती है, ऐसी ध्वनियां आपको बहुत अच्छी लगती है यानी आपको सुनने में इन्हें बहुत अच्छा लगता है। नॉइस आर साउंड विच आर अनप्लीजेंट टू हियर। अब अगर हम शोर की बात करें तो शोर ऐसी ध्वनियां होती है, शोर ऐसी ध्वनियां होती हैं जो कि अप्रिय होती है यानी जिसे सुनना हमें अच्छा नहीं लगता, ठीक है, जो हमें हमारे लिए अप्रिय होती है। यस, समटाइम व्हेन द म्यूजिक इज प्लेड एट हाई वॉल्यूम इट बिकम्स नॉइज। और कभी कभी अगर आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खराब है या आपने जो म्यूजिक है वो बहुत ही ज्यादा लाउड नॉइस में या बहुत ही ज्यादा तेज आवाज में, बहुत ही प्रबल ध्वनि में अगर बजाया है, तो ये क्या कर सकती है, ये नॉइस यानी शोर का रूप ले सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे। अब आपका अगला प्रश्न है, लिस्ट सोर्सेस ऑफ नॉइस पोल्यूशन इन योर साउंड। आपके आसपास जितने भी ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हैं उनके नाम बताइए। लिस्ट सोर्सेस ऑफ नॉइस पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, तो आपको ध्वनि प्रदूषण के स्रोत बताने। तो ध्वनि प्रदूषण के बहुत सारे स्रोत हैं, अनेकों स्रोत हैं, जैसे कि
गाड़ियों के हॉर्न, गाड़ी के इंजनों की आवाज, जितने भी वाहन हैं उनके इंजनों की आवाज, लोगों का बोलना, टीवी चलना, आपका म्यूजिक बजना जो कि आपके हाई वॉल्यूम में बजता है, ठीक है। म्यूजिक यानी संगीत जो कि हाई वॉल्यूम में या बहुत प्रबल ध्वनि में बजाया जाता है। पटाखों का फूटना, ठीक है। आपके घरों की जो अप्लायंसेस है उनकी आवाज, फैक्ट्रियों में या कारखानों में जो काम हो रहा है उसकी आवाज, वहाँ की मशीनों की आवाज, सायरन की आवाज। तो जो है आपके जो ध्वनि प्रदूषण है इसके अनेकों क्या है स्रोत। इसी प्रकार से अगर हम बात करें लाउड स्पीकर होते हैं, ठीक है, बहुत सारी जो आपके गाड़ियों की आवाज होती है तो ये भी क्या करती है, नॉइस पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण करती है, ठीक है। तो बहुत सारे स्रोत हैं आपके ध्वनि प्रदूषण के, उनमें से कुछ आपको यहाँ पे लिखना है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे नॉइस पोल्यूशन सोर्सेस आर, यानी ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हैं। पहला बस एंड कार हॉर्न, यानी बस और कार के हॉर्न, ठीक है। दूसरा फायर क्रैकर एंड लाउड स्पीकर, यानी पटाखे और लाउड स्पीकर। तीसरा हाई वॉल्यूम्स इन टेलीविजन एंड ट्रांजिस्टर, यानी जो आपके टीवी है, ट्रांजिस्टर है, उनमें बेहद ज्यादा वॉल्यूम होना, बहुत प्रबल ध्वनि होना। मिक्सचर्स एट होम, घरों में जो आपके मिक्सचर ग्राइंडर होते हैं उनकी आवाज। सायरन्स फ्रॉम फैक्ट्रीज, कारखानों में जो सायरन लगे होते हैं उनकी आवाज। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है एक्सप्लेन इन व्हाट वे नॉइज पोल्यूशन इज हार्मफुल टू ह्यूमन। आपको ये बताना है कि किस तरीके से जो नॉइज पोल्यूशन है यानी ध्वनि प्रदूषण है वो मानवों के लिए हानिकारक है, ठीक है। तो अगर हम ध्वनि प्रदूषण की बात करते हैं तो हमने अभी देखा कि अलग अलग प्रकार के स्रोत हैं जिनके कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है, हमारे चारों तरफ या हमारे वातावरण में अवांछित ध्वनियां रह जाती हैं, अनवांटेड साउंड्स रह जाती हैं जो कि हमारे वातावरण को प्रदूषित करती है। अब अगर हम बात करें ध्वनि प्रदूषण की तो ध्वनि प्रदूषण से अनेकों बीमारी हो सकती है, बहुत सारी परेशानियां आपको या दिक्कतों का आपका सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा समय तक ध्वनि प्रदूषण के कांटेक्ट में रहते हैं, ध्वनि प्रदूषण में रहते हैं या आपके चारों तरफ ध्वनि प्रदूषण है तो आपको स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। आपको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड प्रेशर, ठीक है। आपको इंसोमिनिया हो सकता है यानी आपको अनिद्रा की दिक्कत हो सकती है, आपकी सुनने की शक्ति खत्म हो सकती है, स्मरण शक्ति खत्म हो सकती है, ठीक है। अगर आप बहुत टाइम तक इसके एक्सपोजर में रहते हैं तो आपका पूर्णतया जो है सुनने की शक्ति या श्रवण शक्ति खत्म हो सकती है। इसी तरीके से आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ सकता है। यानी आपकी बेसिकली मेंटल हेल्थ पे या जो आपका मानसिक स्वास्थ्य है उस पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। तो आप इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे A number of health issues are associated with noise pollution, यानी बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां ध्वनि प्रदूषण से जुड़ी हैं। They are as follow, ये कुछ इस तरीके से। पहला है आपका स्ट्रेस यानी तनाव, ठीक है। तो अगर आप ध्वनि प्रदूषण के में रहते हैं तो आपको तनाव हो सकता है। हेडेक यानी सिर दर्द, ठीक है। तो ये आपका हेडेक हो गया, सिर दर्द। नेक्स्ट है हियरिंग लॉस यानी श्रवण शक्ति यानी सुनने की शक्ति खत्म होना। नेक्स्ट है इंसोमिनिया यानी अनिद्रा, यानी आपको नींद नहीं आती है, अनिद्रा। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन, ठीक है। तो ये आपको परेशानियां हो सकती है अगर आप नॉइज पोल्यूशन
में रहते हैं, यानी ध्वनि प्रदूषण अगर आपके आसपास है। अब आपका अगला प्रश्न है, योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बाय अ हाउस। आपके जो अभिभावक हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, वो एक घर खरीदना चाहते हैं या वो एक घर खरीद रहे हैं। They have been offered one on the roadside and another 3 lanes away from road. आपके पेरेंट्स को, आपके अभिभावकों को 2 घर ऑफर किए। पहला घर जो था वो रोड के किनारे था और दूसरा घर 3 लेन छोड़, यानी रोड से 3 लेन छोड़। Which house would you suggest your parents should buy? Explain your answer. आप अपने पेरेंट्स को या अपने अभिभावकों को कौन सा घर खरीदने की सलाह देंगे और आपको ये बताना है कि आप उसे खरीदने की सलाह क्यों दें। ठीक है, अब जब भी हम बात करते हैं शोर की, नॉइस की, तो नॉइस क्या होता है? अनवांटेड साउंड, अवांछित ध्वनि। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया, जब हम नॉइस की बात कर रहे थे तो हमने क्या कहा था कि रोडों में ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक के कारण जो आपके हॉर्न की आवाज है, इंजनों की आवाज है, ठीक है, लोगों के बोलने की आवाज, लाउड स्पीकर की आवाज, तो इस कारण क्या होता है? नॉइस होती है, या हम कह सकते हैं ध्वनि प्रदूषण हो। अब अगर आप एक ऐसा घर लेते हैं जो रोड के पास है, तो आप ये जानते हैं कि रोड से डेली और हर समय ट्रैफिक जाता है, जिस कारण आपके घर के पास शोर होगा, आपको बहुत ज्यादा जो है नॉइस के आप कांटेक्ट में रहेंगे, शोर शराबे के कांटेक्ट में रहेंगे, जिससे आपको बहुत सारे मेंटल इश्यूज या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि आपको नींद नहीं आएगी, आपको स्ट्रेस रहेगा, डिप्रेशन रहेगा, ठीक है, आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप जो है ऐसा घर लेते हैं जो कि आपके जो रोड है, रोड से 3 लेन की दूरी पे है, तो यानी जो घर होगा वो रोड से काफी दूर होगा, जिस कारण रोड में जो ट्रैफिक है या जो भी जिस भी प्रकार का शोर शराबा हो रहा है, वो आपके घर तक आने से बचेगा, यानी वो आपके घर तक नहीं पहुंच पाएगा, जिस कारण आप शोर शराबे से दूर रहेंगे और आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं। ठीक है, तो अगर आपके पेरेंट्स जो है, आपके पेरेंट्स को 2 ऑप्शन मिलते हैं कि एक घर जो रोड के किनारे है, दूसरा 3 लेन छोड़ के, तो फिर आप सजेस्ट करेंगे कि जो घर 3 लेन छोड़ के है वो लिया जाए, क्योंकि वहां पर ध्वनि प्रदूषण कम होगा, जिस कारण आपको किसी प्रकार के हेल्थ इश्यूज का सामना नहीं करना पड़े। वहीं वह घर जो रोड के पास है, वहां पे ध्वनि प्रदूषण ज्यादा होगा, जिससे आपको बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, आई वुड सजेस्ट माई पेरेंट्स बाय अ हाउस 3 lanes अवे फ्रॉम द रोड। यानी मैं अपने अभिभावकों को सुझाव दूंगा कि वह वो घर खरीदें जो कि 3 लेन की दूरी, because house on the roadside would be much noisy in both day and night due to running vehicle। और ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम बात करें उस घर की जो रोड के किनारे है, वहां पे बहुत ज्यादा शोर शराबा होगा, दिन में भी और रात को भी, क्योंकि वहां से दिन रात गाड़ियां जाएंगी। Whereas a house 3 lanes away would be comparatively quiet। वहीं वह घर जो 3 लेन की दूरी पर है, वहां पे ज्यादा शांति होगी, वहां पे ज्यादा नॉइस नहीं होगा। द इंटेंसिटी ऑफ नॉइस डिक्रीजेस विद द डिस्टेंस। और जो ध्वनि की या जो शोर की तीव्रता है या इंटेंसिटी है, ठीक है, शोर शराबा जो है वो दूरी के साथ कम होगा, यानी जितनी दूरी पे घर होगा उतना कम शोर शराबा आएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, ऐसी जगह जो 3 लेन की दूरी पे है वो ज्यादा शांति में हो। ठीक है, as the intensity of noise decreases with the distance between the source and the listener। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो बच्चों, आज हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे।
आपको इस चैप्टर को रिवाइज करना है, साथ ही साथ जितने भी आपको क्वेश्चन आंसर्स बताए गए हैं, डिस्कस किए गए हैं, उनको आपको पढ़ना है। और किसी भी प्रकार की कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।